students, welcome to all of you in our next class. Dear students, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 17 यूनिट 5 ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लासेस यानी कि 3 वीडियो लेक्चर्स दिए। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने ब्रीदिंग को स्टडी किया। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम ये स्टडी करेंगे कि लंग्स की कितनी कैपेसिटी होती है, कितना अमाउंट ऑफ गैस लंग इनहेल कर सकता है या कितना अमाउंट ऑफ गैस लंग एक्सहेल कर सकता है। हम ये देखेंगे कि जो हमारे लंग्स है उनमें कितना गैस पहुंच सकता है, चाहे वो नॉर्मल रेस्पिरेशन हो, फोर्सफुल रेस्पिरेशन हो, या कितना अमाउंट ऑफ गैस दे कैन एक्सहेल बाय डूइंग नॉर्मल एक्सपायरेशन और बाय डूइंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और टोटल कैपेसिटी, अगर हमारे लंग्स की कितनी जगह है गैस को होल्ड ऑन करने की, टोटल गैस कितना रह सकता है हमारी लंग्स में, तो वो हम इसमें देखेंगे। और उस टॉपिक के बाद हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए सेकंड स्टेप स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरीज। तो चलते हैं आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लंग वॉल्यूम्स, lung volume. Volume means कि how much gas a lung can inspire by doing normal inspiration or by doing forceful inspiration. यानी कि कितना गैस हमारी lungs होल्ड ऑन कर सकते हैं या ले सकते हैं जब हम नॉर्मली इंस्पायरेशन करेंगे या जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे, या कितना गैस हम बाहर छोड़ेंगे बाय डूइंग नॉर्मल एक्सपायरेशन और बाय डूइंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जहां तक लंग वॉल्यूम की बात है, यहां पे टोटल 4 वॉल्यूम्स है। दे आर टोटल 4 लंग वॉल्यूम जो है, दे आर टोटल 4। कौन कौन सा? पहला हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट दैट इज टाइडल वॉल्यूम। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। टाइडल वॉल्यूम, देखिए इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, या हम घर में बैठे हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब हम नॉर्मली बैठे होते हैं तो हम सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं कितना गैस हम इनहेल कर सकते हैं, कितना गैस हम इंस्पायर कर सकते हैं, how much amount of gas we can inspire, we can inhale by doing normal inspiration. कोई फोर्सफुल की बात नहीं है, तो उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। या कितना गैस हम रिलीज कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं by doing normal expiration, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो amount of gas inspired or expired normally, यानी कि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कोई फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है, कोई फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं करना है, कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करना है। इसका कितना है? 500 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम। यहां पे जो आपको वॉल्यूम्स है वो आपको टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके वॉल्यूम्स को लर्न करना है। तो यहां पे कितना गैस हमने इंस्पायर किया नॉर्मली? 500 ml। कितना गैस हम एक्सपायर करेंगे नॉर्मली? 500 ml। डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दिस 500 ml जो गैस हमारे एल्वियोले से एक्सचेंज होता है टुवर्ड्स द टिश्यू, यानी कि इस 500 ml में सारा गैस टिश्यूज तक नहीं पहुंचता है, या सारा गैस हम कह सकते हैं एक्सचेंज नहीं होता है, तो हम देखेंगे एल्वियोलर एक्सचेंज। एल्वियोलर एक्सचेंज कि कितना गैस एक्सचेंज हो सकता है
how much amount of या how much volume of या how much ml of gas अगर exchange by the alveoli, यानी कि कितना गैस alveoli से 500 ml तो हमने इनहेल किया, लेकिन उसमें से कितना गैस कैपिलरीज तक जाता है और कैपिलरी से टिश्यू तक, तो वो है 350 ml। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने 500 ml गैस इनस्पायर किया, हमने 500 ml गैस इनहेल किया, लेकिन सारा गैस जो है टिश्यू तक नहीं पहुंचता है, टिश्यू तक सिर्फ उतना ही गैस पहुंचता है जो एक्सचेंज होगा, और वो कितना है 350 ml। उसके बाद ध्यान से देखिए, टोटल गैस हमने कितना इनहेल किया 500 ml, उसमें से कितना एक्सचेंज हुआ 350 ml, तो जो बचा उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम, एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम, और ये कितना है 150 ml। ध्यान से देखिए, हमने इनहेल तो किया 500 ml गैस, हमने इनहेल किया कितना 500 ml, उसमें से टिश्यू तक कितना पहुंचा 350 ml, क्योंकि इतना ही एक्सचेंज हुआ, इससे मैंने उसको नाम दिया एल्वियोलर एक्सचेंज। यानी कि एल्वियोलर में 500 ml, लेकिन उस एल्वियोलर में जो एक्सचेंज हुआ दैट्स 350 ml, और बाकी कितना बचा 150 ml। क्यों मैंने इसको नाम दिया एनाटॉमिकल डेड स्पेस या डेड वॉल्यूम? ध्यान से देखिए, ये जो 150 ml गैस ये हमारे ईयरवेज में रहता है, चाहे नेजल कैविटी में, चाहे ट्राइकिया में, चाहे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाइट्री में, यानी कि ये वाला गैस जो एक्सचेंज नहीं होता, ये रहता है हमारे ईयरवेज में, हमारे ब्रोंकाइट्री में रहता है, हमारे ट्राइकिया में रहता है, तो ये वाला गैस कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है। ये इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम। क्यों कहते हैं एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम? बिकॉज इट रिमेन्स इन एनाटॉमिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस किन्हें बोलते हैं? यानी कि वो पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमिकल डेड स्पेस, हम उस पार्ट को कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपको याद होगा, जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया, मैंने दिखाया कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नेरीज टिल, शाबाश, टिल कहां तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। वहां पे जो गैस रहता है उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम, बिकॉज वो एक्सचेंज नहीं होता है। और यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज नहीं होगा बल्कि हमारे ईयरवेज, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहेगा, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम। ये लंग्स के ये वाला गैस जो है लंग्स के लिए, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैस नहीं होगा तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो ये जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस यानी कि डेड वॉल्यूम गैस है, ये प्रोटेक्ट करता है कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स और कोलैप्सिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ यहां पे एक टर्म में लिखूंगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनट ventilation. This is very important. Minute ventilation. That is, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि हाउ मनी ब्रेथ्स वी विल डू इन 1 मिनट। रेस्पिरेशन रेट, अगर आपको याद होगा, कितने ब्रीथ्स, कितने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हम कर सकते हैं 1 मिनट में, और वो कितना था 12 to 16। तो ध्यान से देखिए, ये मिनट वेंटिलेशन किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेशन रेट। कितना है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml। टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml मल्टीप्लाई कर रेस्पिरेशन रेट कितना है? 12 to 16 पर मिनट, यानी कि हम 12 to 16 ब्रेथ्स करते हैं 1 मिनट में। तो ध्यान से देख कितना आ जाएगा, 6000 ml to 8000 ml। सो इतना गैस हम इनहेल करेंगे या इतना गैस हम एक्सहेल करेंगे, या टोटल ये जो हमारा गैस रहता है 1 मिनट में, यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस वी कैन इंस्पायर इन 1 मिनट? 6000 to 8000 ml. How much gas we can expire in 1 minute? 6000 to 8000 ml. इसे हम कहते हैं मिनट वेंटिलेशन।
This is very important. Learn it by heart. Learn it by heart. It's very important. So आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, what is the minute ventilation? Minute ventilation means how much amount of gas we inspire in 1 minute or how much gas we expire in 1 minute. Formula है tidal volume into respiration rate. Tidal volume 500 ml. Respiration rate 12 to 16 breaths in 1 minute. तो वो निकलता है 6000 to 8000 ml in 1 minute. Is that clear? ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ. That was tidal volume. Now we will move to next. अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इसका नाम है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि जब हमने नॉर्मल इनस्पायरेशन किया, ध्यान से देखिए, हमने नॉर्मली गैस को इनहेल किया. कितना इनहेल किया? 500 ml. लेकिन उसके बगैर भी हमारे लंग्स में अभी भी जगह है इनस्पायरेशन के लिए. जब हमने नॉर्मली सांस ली तो हमने 500 ml गैस लिया, लेकिन उसके बगैर भी हमारे लंग्स में अभी भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जगह है जहां हम और गैस को इनस्पायर कर सकते हैं. और वो जो एक्सेस गैस हम लेंगे वो हमें फोर्सफुली लेना है, तो उसे हम कहेंगे इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं आई और वी. इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्स्ट्रा गैस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर inspired या inhaled. Extra amount of air inspired forcefully. यानी कि जो गैस एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर, जो अभी भी हमें एक्स्ट्रा रिजर्व है, यानी कि हमारे लंग्स में अभी भी रिजर्व वॉल्यूम है, रिजर्व जगह है, उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम इनस्पायर करेंगे उसे हम कहते हैं IRV, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मींस जब हम गैस को इनहेल करेंगे या एयर को इनहेल करेंगे फोर्सफुल, यानी कि जब हम फोर्सफुल इनस्पायरेशन करेंगे. नॉर्मल इनस्पायरेशन हमने सिर्फ 500 ml गैस लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में अभी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा जगह है. उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को इनहेल करने के लिए उसे हम कहेंगे इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इसका वैल्यू कितना है? IRV इज इक्वल टू 2500 to 3500 ml. सो जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं उसका जो वॉल्यूम है 2500 to 3500 ml. नाउ थर्ड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि जब हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन में हमने 500 ml गैस को एक्सपायर किया, लेकिन अभी भी हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन के जरिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं. यानी कि जब हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया वी ओनली एक्सपायर 500 ml ऑफ गैस, लेकिन उसके बावजूद अगर हम चाहेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन से और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं. उसी को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली. यानी कि जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो इसका वैल्यू कितना आता है? 1100 ml. ठीक है. वॉल्यूम्स आर इंपॉर्टेंट. मैं इतना बोलूंगा, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ना फोर्थ, मैंने पहले ही कहा था लंग वॉल्यूम्स टोटल 4, तो फोर्थ कौन सा है?
रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम देखिए बेटा, हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया या हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। नॉर्मली हमने सांस ली या नॉर्मली हमने सांस छोड़ी। हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया या फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी हमारे लंग्स में, हमारे एयरवेज में, हमारे रेस्पिरेशन में कुछ अमाउंट ऑफ गैस रहता है, यह कभी भी बाहर नहीं निकलता है। तो इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। सो अमाउंट ऑफ गैस देखिए, या एयर, द अमाउंट ऑफ गैस एयर लेफ्ट inside the lungs after doing forceful expiration. तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो गैस हमें लंग्स के अंदर रहता है या एयरवेज के अंदर रहता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड डियर स्टूडेंट्स, का वैल्यू कितना है? 1200 ml। दैट इज 1200 ml। सो ये चार टाइप्स थे रेजिडुअल वॉल्यूम की। सो पहला हमने लिया टाइडल वॉल्यूम, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चार टाइप्स थे किसके? लंग वॉल्यूम के। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे जिसे हम कहते हैं लंग कैपेसिटी, यानी कि अब हम देखेंगे हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द अमाउंट ऑफ गैस, दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर वी इनहेल और वी एक्सहेल, आइदर नॉर्मली और फोर्सफुली, और जो लंग्स अमाउंट ऑफ गैस रहता है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के बाद में। लेकिन हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है? चलिए, हमने जितना अमाउंट ऑफ गैस लिया वो तो अलग बात है, हम हर वक्त फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं करेंगे। नॉर्मली हम हमेशा इंस्पायर करते हैं नॉर्मल तरीके से, हम अक्सर बैठे, एवरी टाइम वी आर नॉट इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हर वक्त हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन नहीं करते। लेकिन हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी, आखिर कैपेसिटी कितनी है, तो वो हम देखेंगे। सो अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, दैट इज लंग कैपेसिटी। लंग कैपेसिटी जो है ये 5 है, इसके 5 टाइप्स हैं। So we will see B part, that is lung capacity। हम कहते हैं ना इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो हम देखेंगे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। एंड स्टूडेंट्स, ये हमें 5 पढ़ने हैं, 5। सबसे पहला फर्स्ट, inspiratory reserve capacity। inspiratory reserve capacity, IRC। कंफ्यूज नहीं होना, इससे पहले हमने पढ़ा inspiratory reserve volume, दिस इज inspiratory reserve capacity, यानी कि हमारी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। अगर हमें इंस्पायर करना है तो हमें कितना गैस, हम कहां तक, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, कितना गैस हम इनहेल कर सकते हैं, कितना एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। सो अगर हम कभी इंस्पायर करेंगे, कहां तक, क्या लेवल है, कितना गैस हम इनहेल कर सकते हैं। सो ये क्या आएगा, देखिए, एक तो नॉर्मल इंस्पायरेशन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकते ना। सो एक अगर हमने नॉर्मली इंस्पायर किया और अगर हमने क्या किया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वही है हमारे लंग्स की इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। यानी कि हमारे लंग्स की सिर्फ इतनी कैपेसिटी है इंस्पायरेशन की कि हम एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो हम गैस ले सकते हैं वो उतना ही है। तो वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। सो IRC, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml प्लस IRV कितना है, शाबाश,
2500 to 3500 ml, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3000 to 4000 ml, 3000 to 4000 ml जो है हम गैस इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है व्हेन वी विल डू इंस्पायरेशन वो 3000 to 4000 ml है, ठीक है। सेकंड, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी ये कितना है, हमने नॉर्मली एक्सपायर किया और फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम नॉर्मल प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे दैट इज आवर एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। सो एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, हमने कितना गैस एक्सपायर किया नॉर्मली, हमने कितना गैस एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली, वही हमारी कैपेसिटी एक्सपायरेशन की। तो वो क्या आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, ERV कितना है शबाश 1100 ml, सो ये कितना आ जाएगा 1600 ml, यानी कि 1600 ml गैस हम एक्सपायर कर सकते हैं भाई, हमारी कैपेसिटी है लंग्स की तो एक्सपायर 1600 ml। थर्ड, functional or residual capacity, functional residual capacity, functional residual capacity। देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मींस जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद कितना गैस है जो हम एक्चुअली एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने फोर्स नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उस नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स में रह सकता है, जिसकी कैपेसिटी हमारे लंग्स की है, यानी कि बाय डूइंग, देखिए हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया उसके बाद हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, ठीक है। अब हमने क्या किया नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स में है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसे कंफ्यूज नहीं होना, हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया प्लस फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो सपोज हमने कितना गैस लिया 4000 ml, या हम ये कह सकते हैं हमारी लंग्स की कैपेसिटी है 4000 ml की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। उसके बाद हमने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम, कितना रेजिडुअल वॉल्यूम है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो वी कैन राइट अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर डूइंग maximum inspiration and normal expiration। तो कितना गैस लंग्स में रहेगा जब हम क्या करेंगे मैक्सिमम इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। यह किसके बराबर होगा FRC is equal to expiratory reserve volume plus residual volume। expiratory reserve volume कितना था that was 1100 ml plus residual volume कितना है 1200 ml, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2300 ml, ठीक है। सो दैट मीन्स FRC जो है दैट्स 2300 ml। क्लियर, ये था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट
Fourth, that is vital capacity. Vital capacity. Vital capacity. Fourth one, vital capacity. We see vital capacity means कि हमारे लंग्स की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है. देखिए, हमने नॉर्मल इनस्पायरेशन किया, फोर्सफुल इनस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द वाइटल कैपेसिटी. यानी कि हाउ मच एयर वी इनहेल by doing forceful inspiration, या how much air we exhale by doing forceful expiration, या maximum inspiration के बाद maximum expiration, maximum inspiration के बाद maximum expiration. That's vital capacity. So we can write amount of air inspired amount of air inspired forcefully and amount of air expired forcefully. यानी कि मैक्सिमम इनस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम एक्सपायरेशन. तो वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है बेटा? इसमें आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनस्पायरेशन प्लस फोर्सफुल इनस्पायरेशन प्लस फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड प्लस नॉर्मल एक्सपायरेशन. टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स वाइटल कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV किसके बराबर है? इससे पहले हमने देखा इनस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी प्लस ERV. ERV. तो ये भी ऐसे भी वैल्यू आ सकता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV किसके बराबर है? सॉरी, यहां पे हमें लिखना है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. तो ये तीन तरह के फॉर्मूला है जो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? 500 ml plus what is IRV? 2500 to 3500 ml. ठीक है, प्लस what is ERV? 1100 ml. कितना आ जाएगा वैल्यू? $4100 to 5100 ml. ये आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी 4100 to 5100 ml. ठीक है. सो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV जो है इसका 2500 to 3500 ml है, और ERV का 1100 है. सो वो आ जाएगा 2500 प्लस 5 3000, 3000 प्लस 1100 4100 to 35 4 4 11 5100 ml. That was vital capacity. अब हम लास्ट देखेंगे फिफ्थ वन, टोटल लंग कैपेसिटी. यानी कि टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है? तो वो TLC. तो वो किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली, अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली, प्लस द अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट इनसाइड द लंग्स. यानी कि कितना गैस, देखिए नॉर्मल इनस्पायरेशन किया हमने, फिर हमने फोर्सफुल इनस्पायरेशन किया, फिर हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया. इस सब के बावजूद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ गैस लेफ्ट है, जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. तो इस सब को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. वी कैन राइट अमाउंट ऑफ गैस
inhaled and exhaled forcefully plus residual volume of air, यानी कि जो गैस हमने इनहेल या एक्सहेल किया फोर्सफुली और जो गैस रहता है कहां पे, लंग्स में, दैट्स अ रेजिडुअल वॉल्यूम. सो ये किसके बराबर होगा, TLC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इनएस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. टीवी आईआरवी ईआर, यहां देखिए टीवी आईआरवी ईआरवी, वीसी है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ये किसके बराबर होगा बेटा, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, अभी हमने देखा 4100 टू 5100 ml. सो वी कैन राइट हियर 4100 टू 5100 ml प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है 1200 ml. सो ये आ जाएगा 5300 ml to 6300 ml. 5300 ml to 6300 ml, ये बन जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी. सो टोटल लंग कैपेसिटी मींस हमने कितना गैस इनहेल किया नॉर्मली, हमने कितना गैस एक्सहेल किया नॉर्मली, हमने कितना गैस इनहेल किया फोर्सफुली, हमने कितना गैस एक्सहेल किया फोर्सफुली, और हम कितना अमाउंट ऑफ गैस रहता है कहां पे, लंग्स में. तो इस टोटल हमारे लंग्स की क्या बन जाती है, कैपेसिटी. सो हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी होती है कि हम कितना गैस ले सकते हैं नॉर्मली प्लस फोर्सफुली, हम कितना गैस एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मली प्लस फोर्सफुली, और उसके बावजूद भी कुछ अमाउंट ऑफ गैस हमारे लंग्स में रहता है जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने नहीं देता, दैट्स अ रेजिडुअल वॉल्यूम. इस सब को हमने नाम दिया टोटल लंग कैपेसिटी एंड इट्स अप्रॉक्सिमेटली 5300 ml टू 6300 ml. यानी कि फॉर्मूला है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या सिंपली हम कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वो आता है 5300 ml टू 6300 ml. इज दैट क्लियर. ये थे 5 लंग कैपेसिटीज. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. खास तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है वाइटल कैपेसिटी, दूसरा है टोटल लंग कैपेसिटी, और थर्ड है टाइडल वॉल्यूम, इस पे और रेजिडुअल वॉल्यूम. इन पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं. ठीक है, अब हम इस सारे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज को ग्राफिकली शो करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्राफ डालेंगे जो ये लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज है, इनको हम ग्राफिकली दिखाएंगे. तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम ये देखिए, दिस शोज ये नॉर्मल इनएस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन है. दिस इज फोर्सफुल इनएस्पिरेशन, this is forceful expiration. ये रेजिडुअल वॉल्यूम. सो ध्यान से देखिए, ये है राइट हियर, ये है टाइडल वॉल्यूम, this is inspiratory reserve volume, this is expiratory reserve volume, and this is residual volume. Residual volume. ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम, ये तो लंग वॉल्यूम्स है, अब हम लेंगे लंग कैपेसिटीज. लंग कैपेसिटी यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए बेटा, टाइडल वॉल्यूम देखिए, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी गिव्स
इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये दिखाता है हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। नाउ टाइडल वॉल्यूम प्लस ये है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV गिव्स एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, यहां से लेके यहां तक एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद ERV plus residual volume gives functional residual capacity, यहां से लेके यहां तक gives functional residual capacity. Next, sorry, अब यहां से लेके यहां तक इसमें क्या क्या आ गया, IRV आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। इसे हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी, वी विल कॉल इट एज अ वाइटल कैपेसिटी। नाउ यहां से लेके यहां तक इसमें क्या क्या आ गया, IRV आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया एंड रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया। That constitutes total lung capacity. Total lung capacity. So this is a graph. इसे हम कहते हैं स्पायरोग्राफ। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, हमें जब किसी भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या किसी भी पेशेंट को हमें चेक करना होगा उसका स्पायरोग्राफ, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट से बोलते हैं स्पायरोमीटर, वो हम उसके मुंह में डालते हैं, उसे हम बोलते हैं या तो वो इसमें सांस छोड़ता है या सांस लेता है, सपोज सक करता है उसको, तो हमारे जो कंप्यूटर है उसके कंप्यूटर है उस पर ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या उसके लंग्स के रिलेटेड या रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। तो दिस इज नोन एज स्पायरोग्राम एंड इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पायरोमीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ lung volume and lung capacity is known as spirogram, and the instrument by which we can measure it is known as spirometer. Is that clear? That was all about the lung volume and lung capacities. तो ये हमने ग्राफिकली दिखाया है lung volume and lung capacity. अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हाउ, जो दूसरा स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, या हम कह सकते हैं ब्रीदिंग का, क्योंकि हमारा जो पहला स्टेप था रेस्पिरेशन का वो हमने पढ़ा ब्रीदिंग, उसमें हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन रेट पढ़ा, और उसके बाद हमने लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज पढ़े जो ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड थे। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का, जिस हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोली एंड टिश्यूज। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, गैसियस एक्सचेंज जो होता है बिटवीन एल्वियोली एंड टिश्यूज, वो किस तरह होता है, वी नो इट ऑलरेडी वन, हमने पहले ही पढ़ा है, जानते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो यहां हम लिखेंगे, ये सेकंड स्टेप है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, gaseous exchange between alveoli and tissues, या हम कह सकते हैं टिश्यू तो नहीं है, कैपिलरीज। एल्वियोलर से कैसे गैस एक्सचेंज होगा, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ध्यान से देखिए, एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या एटमॉस्फेरिक एयर जो उनकी बात करेंगे, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो कितना है, वो टोटल है 21.87%। हम रफली लेंगे वो 21%। तो उसका जो प्रेशर बनता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 159.5
4 mm मरकरी। ठीक है, टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर कितना है 760 mm मरकरी। गैसेस ऑलवेज विल फ्लो फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 21.87%, यानी कि रफ अप्रॉक्सीमेट 21%, और उसका अकेले का प्रेशर कितना बनता है 159.4 mm मरकरी। इसको हम रफ अप्रॉक्सीमेटली 160 mm मरकरी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ने ये वैल्यू दिया है, सो विल रिमेंबर दिस। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो एटमॉस्फेयर में है 0.3%, और उसका जो प्रेशर बनता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 0.03%, सॉरी 0.03%, वो बनता है 0.3 mm मरकरी। ठीक है, तो दैट मीन्स एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात, ये सारा एटमॉस्फेयर का हम करें। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159.4 mm मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3 mm मरकरी। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, सपोज 159.4 mm मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.3 mm मरकरी। अब हमें गैसेस को एक्सचेंज करना है बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज, यानी कि हमें एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होता है उसे हमें इनहेल करना है, उसको हमें ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज करना है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में जो CO2 है उसे एक्सचेंज करना है एल्वियोलाई के साथ। तो अब हम देखेंगे पहले ब्लड कैपिलरीज में कितना पार्शियल प्रेशर है। ब्लड कैपिलरीज इन लंग्स, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी जो है उसमें कितना पार्शियल प्रेशर है। वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रफली है ऑलमोस्ट लेस देन, हम कह सकते हैं वो है 40 mm मरकरी। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है 40 mm मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 mm मरकरी, 45 mm मरकरी। दैट मीन्स जो लंग्स में कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 40 mm मरकरी और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm मरकरी। अब जरा दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एटमॉस्फेयर को और हम कैपिलरीज का। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ये पार्शियल प्रेशर, CO2 का ये है, लेकिन जो कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm मरकरी और CO2 का है 45 mm मरकरी। अब हम देखेंगे एल्वियोलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है। यह तो एटमॉस्फेयर का था, ठीक है, यह कैपिलरीज का था। अब हम देखेंगे एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 कहां पे, इन एल्वियोलाई, वो कितना आ जाए, ध्यान से देखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई की हम बात करेंगे, वो होता है 104 mm मरकरी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द एल्वियोलाई 104 mm मरकरी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द एल्वियोलाई कितना है 40 mm मरकरी। अब ध्यान से देखिए, एल्वियोलाई में कितना है 104 और CO2 का कितना है 40 mm मरकरी। यहां कैपिलरीज में कितना है ऑक्सीजन का 40 mm मरकरी और PCO2 कितना है 45 mm मरकरी। अब जरा इन दो को कंपेयर कीजिए, हमें एटमॉस्फेयर की सब कुछ नहीं लेना देना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, यहां ब्लड कैपिलरीज में 104 mm मरकरी है, यहां सॉरी ब्लड कैपिलरी में 40 mm मरकरी है, एल्वियोल में 104 है। सो गैसेस विल फ्लो, ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरी में कितना है 45 mm मरकरी, लेकिन एल्वियोल में कितना है 40 mm मरकरी। सो ये गैस एक्सचेंज होगा। तो ये हमने ये डेटा दिया कि एटमॉस्फेयर में क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन CO2, what is the partial pressure of O2 and CO2 in blood capillaries present inside the lungs around the alveoli, and what is the partial pressure of oxygen and CO2 in the alveoli। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि ये गैसेस किस तरह एक्सचेंज होंगे एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज. Now, factors which affects the rate of exchange. Factors which regulate gaseous exchange. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होगा किस किस के बीच में, एल्वियोल और कैपिलरीज के बीच में, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की उतना ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी या रेट ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा होगा. यानी कि अगर हम कोई गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे सपोज या CO2 लेंगे, अगर उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या होगा, ज्यादा. तो हम यहां पे लिख सकते हैं हायर द सॉल्युबिलिटी, हायर द सॉल्युबिलिटी greater is rate of exchange. Greater is rate of exchange. जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्सचेंज. तो ये पॉइंट आप याद रखिए कि जो CO2 है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है as compared to oxygen. Pressure of CO2 has 20 to 25 times more solubility than oxygen. This is very important. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन. ये पूछा जा सकता है. यहां पे 3 स्टार दिया. पॉइंट पहला है व्हाट आर द फैक्टर्स विच रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज. यानी कि जो गैसियस एक्सचेंज है ये किस तरह होता है. इसमें पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. जिस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज भी कम होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा होगा. तो हायर द सॉल्युबिलिटी ग्रेटर इज द गैसियस रेट ऑफ एक्सचेंज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 20 to 25 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबिलिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो इसकी रेट ऑफ एक्सचेंज ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से क्या होगी, ज्यादा. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे. ध्यान से देखो बेटा. यहां हम दिखाएंगे प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट प्लेसेस. ध्यान से देखो बेटा. सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे गैसेस की. ठीक है, यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, ये हम बात करेंगे किसकी, एल्वियोलाई की. ये हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये टिश्यूज की. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है,
ये एक्सेल्ड, तो ये हमारा है प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। ये दूसरा फैक्टर है, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। एल्वियोले में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, जब हम एक्सेल करेंगे उस वक्त कितना प्रेशर है, और ऑक्सीजन ब्लड या डीऑक्सीजन ब्लड में कितना प्रेशर है। ध्यान से देखिए, पहले हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। एटमॉस्फेयर में कितना है शाबाश, 21.84%। ठीक है, वो कितना आता है 159.4 mm मरकरी, अभी मैंने दिखाया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, वो कितना आएगा 0.3 mm मरकरी। क्लियर। अब एल्वियोले में ध्यान से देखिए, एल्वियोले में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो है 104 mm मरकरी, वहां पे 13.84% है। और CO2 का कितना पार्शियल प्रेशर है, वो है 40 mm मरकरी। ऑक्सीजन ब्लड में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का 95 mm मरकरी, ऑक्सीजन ब्लड की हम बात करेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, वो है 40 mm मरकरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम बात करेंगे। टिश्यू में कितना है, सिर्फ 40 mm मरकरी, लेस देन 40 mm मरकरी, लेस देन 40 mm मरकरी। और CO2 का कितना है, ग्रेटर देन 45 mm मरकरी। ठीक है, अब देखिए डीऑक्सीजन ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40 mm मरकरी, और CO2 का कितना है 45 mm मरकरी। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm मरकरी, एक्सेल्ड 116 mm मरकरी, तो एक्सेल एयर ऑक्सीजन का 116 mm मरकरी, और CO2 का है 32। ठीक है, अब मैं फिर रिपीट करता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, ये आपको बहुत ही लर्न करना है। ये डायरेक्ट वैल्यूज मैंने टेक्स्ट बुक की, जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उससे दी है। पहले हम देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159.4 mm मरकरी, और CO2 का है 0.3 mm मरकरी। एल्वियोले में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mm मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का है 40 mm मरकरी। ऑक्सीजन ब्लड जो है उसमें 95 mm मरकरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm मरकरी है। टिश्यू में लेस देन 40 mm मरकरी है एंड ग्रेटर देन 45 mm मरकरी है। कहां पे, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड। डीऑक्सीजन ब्लड में 40 mm मरकरी है, ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, एंड CO2 का जो प्रेशर है दैट्स 45 mm मरकरी। कहां पे, डीऑक्सीजन ब्लड में। लेकिन जो एक्सेल्ड है गैसेस है वहां पे ऑक्सीजन है 116 mm मरकरी, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 32 mm मरकरी। ये टेबुलाइट फॉर्म दिया मैंने किसका, कि डिफरेंट लेवल पे ऑक्सीजन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता क्या है। चाहे हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एल्वियोले की बात करेंगे, ऑक्सीजन ब्लड की बात करेंगे, टिश्यू की बात करेंगे, डीऑक्सीजन ब्लड की बात करेंगे। अब मैं इस टेबल को डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। सो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, क्योंकि इन पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको याद भी रखना है, इससे ही पता चलेगा कि किस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ध्यान से देखिए, ये है यहां पे एल्वियोले। ठीक है, यहां से कैपिलरी आ जाती है, यहां पे हम हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ठीक है,
ये यहां पे पल्मोनरी वेन, राइट आर्टरी को, यहां से निकलती है सिस्टेमिक आर्टरी टिश्यूज को। इस डायग्राम को अच्छे से लर्न कीजिए। डायरेक्टली मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है उस पर जो डायग्राम है वही मैंने यहाँ पे कॉपी की है। ध्यान से देखिए, ये है लेफ्ट आर्टरी एंड दिस इज राइट आर्टरी। ये एल्वियोल है। पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेयर, partial pressure of O2 159.4 mm mercury and partial pressure of carbon dioxide 0.3 mm mercury। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए ऑक्सीजन एल्वियोल में O2 का पार्शियल प्रेशर 104 mm mercury और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm mercury। ठीक है बेटा, तो एल्वियोल में यहां मैं लिखता हूं ये एल्वियोल है, ये एल्वियोल है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से ये ऑक्सीजन जो है यहां आ जाएगा और जो CO2 है वो ऐसे एक्सचेंज होगा। ये है पल्मोनरी वेन, pulmonary vein, all veins carries deoxygenated blood except pulmonary vein। तो pulmonary vein में जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो है 95 mm मर्क्यूरी, क्योंकि ये ऑक्सीडेटेड ब्लड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mm मर्क्यूरी। तो जब ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और यहां जो CO2 है वो चला जाएगा इधर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन जब यहां से ये HbO4 है, ये ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा, कहां जाएगा? लेफ्ट आर्टरिया को ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेन वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? शाबाश, आयोटा में, और आयोटा से कहां जाएगा? टू पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यहां पे हम लेंगे सिस्टेमिक आर्टरीज,
सिस्टमिक, क्योंकि आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड लेते हैं कहां, टुवर्ड्स द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो सिस्टमिक आर्टरी है इसमें जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो कितना है 95 mm मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mm मरकरी। वही ध्यान से देखिए, एल्वियोले से जब ऑक्सीजन आता है एंटर होता है किसमें, पल्मोनरी वेन में, तो प्रेशर कितना बनता है 95 mm मरकरी, और CO2 का जो कि प्रेशर है वो कितना है 40 mm मरकरी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टरिया से कहा लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा तो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया सिस्टमिक आर्टरीज। तो सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 95 mm मरकरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 mm मरकरी। अब ध्यान से देखिए, जब ये ब्लड आता है, ये ब्लड ये कहा, ये टिश्यू, ध्यान से देखिए ये टिश्यूज है, अब राइट हियर दीज आर टिश्यूज। तो टिश्यू में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर O2 इज 40 mm मरकरी लेस देन, और CO2 चूंकि यहां पे मेटाबॉलिज्म हो रही है इसलिए 45 mm मरकरी। अब ध्यान से देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 95, तो जो PO2 है ये कहां जाएगा टिश्यूज को, और टिश्यू से वहां से क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इस सिस्टमेटिक आर्टरी से किन में चला जाता है, टिश्यूज को चला जाता है, और टिश्यू वापस क्या लाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे जो है इसे हम कहेंगे सिस्टमिक वेन्स, क्योंकि जब हमने बॉडी को क्या दिया ऑक्सीजन, पूरे बॉडी को हमने ऑक्सीजन दिया, तो बॉडी के सेल्स ने उसके बदले क्या रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएंगे, तो राइट आर्टरिया में, यानी कि राइट आर्टरिया रिसीव्स डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो यहां से जो टिश्यूज, देखिए टिश्यू को हमने क्या दिया ऑक्सीजन, और टिश्यू ने उसके बदले क्या दिया हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमिक वेन में कितना प्रेशर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm मरकरी, 45 mm मरकरी, और ऑक्सीजन का कितना प्रेशर रहता है 40 mm मरकरी। क्योंकि ऑक्सीजन को हमने अनलोड किया, वो तो हमने सेल्स को दे दिया, ऑक्सीजन हमने किसको दिया टिश्यूज को दिया, तो ऑक्सीजन को हमने अनलोड किया, तो प्रेशर ऑक्सीजन का ड्रॉप हो गया। तो सिस्टमिक वीन्स, यानी कि जो वीन्स होती है जो बॉडी से आती है वीन्स टुवर्ड्स हार्ट, उसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm मरकरी होता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm होता है। तो अब हमने ये ब्लड जो है, ये ब्लड किसको दिया, हमने डीऑक्सीजन ब्लड किसे दिया राइट आर्टरिया को, और राइट आर्टरिया ने किसे दिया राइट वेंट्रिकल को, और राइट वेंट्रिकल्स को कहां भेजेगा वाया पल्मोनरी आर्टरी। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या लेती है, ध्यान से देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mm मरकरी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm मरकरी, ठीक है। अब ये CO2 कहां चला जाएगा एल्वियोले में, क्योंकि एल्वियोले में प्रेशर क्या है 40 mm मरकरी, और यहां पे आर्टरीज में कितना है CO2 का 45 mm मरकरी। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा हाई प्रेशर तो लोअर प्रेशर, तो कैपिलरी से अब कहां पे एल्वियोले में, लेकिन एल्वियोले में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104, और O2 का कितना है 40 mm मरकरी, तो ऑक्सीजन यहां चला जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल होता है। तो ये है हाउ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सचेंज। तो आप ध्यान से देख सकते हैं एटमॉस्फेयर में, मैं रिपीट करना चाहता हूं, एटमॉस्फेयर में 159.4 mm मरकरी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और CO2 का 0.3 mm मरकरी। एल्वियोले में ऑक्सीजन का प्रेशर 104 और CO2 का 40 mm मरकरी। ऑक्सीजन किसके मिला कैपिलरीज को वाया पल्मोनरी वेन्स। ऑल वेन्स कैरीज ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट, ऑल वेन्स कैरीज डीऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन जो है इसने ऑक्सीजन ले लिया, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बनता है 95 mm मरकरी। 95 mm मरकरी से ये चला जाता है लेफ्ट आर्टरिया में, और CO2 का 40 mm मरकरी, क्योंकि हमने CO2 दिया किसे एल्वियोले को।
अब लेफ्ट आर्टरी से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया सिस्टमिक आर्टरीज। तो सिस्टमिक आर्टरीज में कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का 95 में मरकरी, और CO2 का क्या है 45 में मरकरी। अब ये O2 में किसे देना है टिश्यूज को, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर O2 क्या है 40 mm मरकरी, लेस देन दैट, और CO2 का है 45 mm मरकरी, क्योंकि टिश्यू में बेसल मेटाबॉलिक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो वहां कंटिन्यूअसली CO2 बनता है। तो हमने अनलोड किया ऑक्सीजन को, हमने दिया ऑक्सीजन किसे टिश्यूज को, क्योंकि कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर 95 में मरकरी, टिश्यू में कितना है 40 mm मरकरी, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो गैस ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो यहां कैपिलरी से ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज में। अब वहां से टिश्यू में क्या है CO2, वो कहां चला जाता है कैपिलरीज में, और ये CO2 यहां से मिलके वाया वेन यानी कि सिस्टमिक वेन में अब इसका प्रेशर कितना बनता है 45 mm मरकरी, और ऑक्सीजन का कितना है 40 mm मरकरी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को अनलोड किया। तो ये CO2 अब कहां चला जाएगा राइट आर्टरिया में, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा वाया पल्मोनरी आर्टरीज। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हम किसे देते हैं एल्वियोले को। गो एल्वियोले में ऑक्सीजन CO2 का प्रेशर 40, लेकिन कैपिलरी में कितना है CO2 45 में मरकरी, तो ये चला जाएगा एल्वियोले में और वहां से ऑक्सीजन आ जाएगा। इस तरह ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। दैट वाज द सेकंड फैक्टर। वो क्या था प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन CO2। पहले मैंने टैबुलॉइड फॉर्म में दिखाया, फिर मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि किस तरह क्या किस जगह पे कौन सा प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिए बाय हार्ट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं नीट में कि कौन सा प्रेशर किस जगह पे ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है। मैंने 5 स्टार दिया, मींस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस जगह पे कौन सा प्रेशर होता है ऑक्सीजन का या CO2 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थर्ड फैक्टर देखेंगे, वो है थिकनेस ऑफ द सरफेस, यानी कि जहां पे एक्सचेंज होता है उसकी थिकनेस। नाउ थर्ड फैक्टर दैट इज थिकनेस। सो थर्ड फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा उसकी थिकनेस। तो ध्यान से, इससे पहले भी हमने पढ़ा जितनी कम थिकनेस होगी उतना रेट ऑफ एक्सचेंज फास्ट होगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा। सो वी कैन सिंपली राइट थिकनेस smaller the thickness, greater is exchange of gases। तो जितनी ज्यादा कम थिकनेस होगी उतनी ही ज्यादा होगी गैसियस एक्सचेंज। ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस जितनी भी कम होगी, जिसकी थिकनेस, सरफेस की थिकनेस जितनी भी कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी एक्सचेंज। तो दैट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ज्यादा होगा कब, जब रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस क्या होगी कम। इसके लिए हम एक डायग्राम दिखाएंगे। दिस इज एल्वियोले, ठीक है बेटा, ये एल्वियोले। तो मैंने आपको बोला एल्वियोले में दो तरह के सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट्स फर्स्ट एंड न्यूमोसाइट्स सेकंड। जो न्यूमोसाइट्स फर्स्ट है दे प्ले रोल इन गैसियस एक्सचेंज, लेकिन जो न्यूमोसाइट्स फर्स्ट है दे आर एक्चुअली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एल्वियोले की सरफेस है इसमें जो सेल्स होते हैं, मैं आई विल राइट इट हियर, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। मैं इसको नंबर देता हूं यहां पे 1। ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैं कैपिलरी दिखा रहा हूं, यह है कैपिलरी। ये कैपिलरी है, ठीक है, और ये एरिया जो है ब्लू लाइन से
ये वाला एरिया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस एरिया इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो आई विल राइट इट हियर, बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो ये दूसरा है. अब ध्यान से देखिए रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या क्या है. पहले एल्वियोले की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन ये देखिए यहां पे जो लेयर है सेल्स की, ये कैपिलरी की है, इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम. So this is endothelium of capillaries. So ये कहां शुरू करता है. तो ये तीन सरफेसेस है. पहला है एल्वियोले की सरफेस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कैपिलरीज और एल्वियोले के बीच में है. और थर्ड है कैपिलरी की एंडोथीलियम. ये बनाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस. अब जरा यहां देखिए, partial pressure of O2 104 mm mercury, ठीक है. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 mm मर्क्यूरी. अब ध्यान से देखिए, यहां पे इस कैपिलरी में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना है 104 ऑक्सीजन, अभी जो मैंने बोला कितना है 40 mm मर्करी, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है CO2 का 45 mm मर्करी. तो कैपिलरीज में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40 mm मर्करी और CO2 का कितना है 45 mm मर्करी. PCO2 45 mm मर्करी. अब ध्यान से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से आ जाएगा, ऐसे एक्सचेंज होगा. तो ऑक्सीजन कहां से आ गया हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है एल्वियोल में 104 mm मर्करी. यहां कैपिलरी में कितना है 40 mm मर्करी. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑलवेज डिफ्यूज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो यहां ऑक्सीजन का प्रेशर 104 mm मर्करी है, तो यहां पे कैपिलरी में 40 है, तो यहां ज्यादा प्रेशर है, यहां कम प्रेशर है, तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. हायर प्रेशर कहां है एल्वियोले, लोअर कहां पे कैपिलरीज. तो एल्वियोले से ऑक्सीजन चला जाएगा कैपिलरीज में फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अब जरा CO2 को देखिए, कैपिलरी में कितना प्रेशर है 45 mm मर्करी, एल्वियोले में कितना है 40 mm मर्करी. यहां पे ज्यादा प्रेशर है कैपिलरी में CO2 का, यहां पे लो प्रेशर है CO2 का एल्वियोले में. तो जो ये CO2 है ये चला जाएगा यहां से फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम हायर प्रेशर इन कैपिलरीज टू लोअर प्रेशर इन एल्वियोले. इस तरीके से ये दो ऑक्सीजन और CO2 जो है एक्सचेंज होगा. सो यहां पे जो ये थिकनेस है ये डिटरमाइन करेगी रेट ऑफ रेस्पिरेशन. अगर थिकनेस कम है तो रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होगा, अगर थिकनेस ज्यादा है तो रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा. दैट वाज द थर्ड फैक्टर, दैट वाज थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. तो एल्वियोले और कैपिलरीज की तीन सरफेस है. एल्वियोले की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो मैंने अभी यहां पे दिखाई आपको, और उसके बाद दूसरी सरफेस है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज के बीच में है. थर्ड सरफेस जो है एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरीज की. तो ये तीन सरफेस है,
इन तीन सरफेस के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इसकी जो रेट है वो डिटरमाइन डिपेंड होती है किस पे, थिकनेस पे। अगर थिकनेस कम है तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज पढ़े, जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग हमने पहला स्टेप स्टडी किया था उसी का कंटिन्यू पार्ट था, फिर हमने उसको ग्राफिकली भी दिखा दिया। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा कि जो सेकंड स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, दैट इज गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोल एंड टिश्यूज। उसमें हमने पढ़ा कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है बाय डिफ्यूजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर रहेगा, एल्वियोले में क्या रहेगा, कैपिलरीज में क्या रहेगा, तो उसको हमने वहां पर टेबुलाइट फॉर्म में भी पढ़ा। तीन फैक्टर्स को हमने स्टडी किया जो डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज। पहला सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वही गैस ज्यादा डिफ्यूज होगा, ज्यादा एक्सचेंज होगा। हमने देखा CO2 20 to 25 टाइम्स उसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी एंड ऑक्सीजन से, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर हमने पढ़ा प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन CO2, टेबुलाइट फॉर्म में हमने दिखाया। उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली भी शो किया कि किस जगह पे, किस कैपिलरी में, किस जगह पे, किस पार्ट, बॉडी के किस पार्ट पे कौन सा प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, जिस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा, थर्ड फैक्टर दैट इज रेस्पिरेटरी सरफेस की थिकनेस, यानी कि जितनी कम थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही कम रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। तो इसमें हमने आपको दिखाया कि थ्री सरफेस आर बिटवीन एल्वियोल एंड कैपिलरीज। वन इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन एंडोथेलियम। किस तरीके से यहां भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स टिश्यूज, यानी कि लंग से ऑक्सीजन किस तरह पास ऑन होता है, किस तरह कैरी किया जाता है टुवर्ड्स द टिश्यूज। क्या वो खुद अकेले जाता है या कोई और उसको कैरी करता है, और वहां पे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।